इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, देखिए वाटर डिस्प्यूट का मामला ट्रिब्यूनल को दे दिया जाता है, उसको हम पढ़ाएंगे आपको भाग 14 के ए में, ट्रिब्यूनल पढ़ा देंगे उसमें। न्यायाधिकरण आप सुने होंगे, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, तो ट्रिब्यूनल को दे दिया जाता है। तो ये तीन चीजें जो होती हैं ये क्या है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। आप चाह कर भी इसके नीचे सुनवाई कर ही नहीं सकते हैं। कितने लोग बता सकते हैं कि एक और भी मामला है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, एक और मामला है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसके नीचे हो ही नहीं सकता है? बताइए, आंसर दीजिए। एक और कोई मामला है? वेरी गुड, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, वेरी गुड। फंडामेंटल राइट कौन बोल रहा है भाई? फंडामेंटल राइट हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, मन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 226 का प्रयोग करके मन करेगा तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो ऐसे डिस्प्यूट को हम लोग कहाँ, ऐसे जो डिस्प्यूट होता है ऐसे डिस्प्यूट को हम क्या कहेंगे? ये जो डिस्प्यूट है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, ये भी कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसके नीचे नहीं ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आर्टिकल 131 का प्रयोग नहीं करते हैं। आंसर दीजिए, उसके लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हो गया? आर्टिकल बताइए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है उसका आर्टिकल का नाम? 71, वेरी गुड। 72 में तो क्षमादान है बाबू, 71 में। तो इसके अलावे एक आर्टिकल 71 भी है, आर्टिकल 71। इसमें कहा गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होंगे, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन लोग का भी मामला सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। बट वो इस आर्टिकल से बाहर रहेगा, वो इस आर्टिकल से क्या रहेगा? बाहर रहेगा। तो आपका आर्टिकल 131 हो गया, आर्टिकल 131 हो गया, याद रहेगा। देखिए तो 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 125 न्यायाधीशों को वेतन, 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 एडहॉक जज, 128 रिटायर्ड जज, 129 अभिलेख न्यायालय, 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, 131 सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकार, ये 131 हो गया। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 देखिए ध्यान से, ये तीन चीजें आपस में रिलेटेड होते हैं, 132, 33, 34, 35 और 36, ये एक दूसरे से, सब एक दूसरे से रिलेटेड है सर। आर्टिकल 136 तक एक भी गड़बड़ाया तो सब गड़बड़ा जाएगा। आर्टिकल 132 में कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आके क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। कैसे अपील किया जाता है? तो हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं, देखिए ध्यान से, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो आप कहाँ जाइए? हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो आइए सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में काहे लिए आइएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करने नहीं आ सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किस पे किया जाता है? मूल अधिकार के मामले पर या फिर जो प्रारंभिक अधिकारिता है। 33 में देखिए, अपील करने का तो अधिकार है, आप जाके कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई फैसला सुनाया, आप उससे खुश नहीं हैं तो आप जाके अपील कर सकते हैं। अब ये अपील दो तरह का हो सकता है, या तो ये सिविल अपील हो सकता है या तो ये सेशन अपील हो सकता है। सिविल का मतलब होता है दीवानी, सेशन का अर्थ होता है फौजदारी। फौजदारी भाई, अब ये दीवानी और फौजदारी क्या हो जाती है? देखिए भाई, देखिए यहाँ पे दीवानी का मतलब होता है कि पैसा या जमीन से, पैसा या संपत्ति से, संपत्ति से अगर कोई विवाद है तो उसे क्या कहते हैं? दीवानी या सिविल मामला। और अगर ये
मारपीट से है ना, मारपीट, तो उसे हम क्या कहते हैं, फौजदारी। तो अगर मान लीजिए कि आपकी ज़मीन किसी ने हड़प लिया, अगर आपकी किसी ने ज़मीन हड़प लिया तो वो मामला कहलाता है दीवानी मामला। तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, आर्टिकल 132 के तहत अपील करेंगे, लेकिन आपकी अपील को रख दिया जाएगा सिविल मामले के अंतर्गत 133 में। लेकिन आप पर अगर किसी ने मर्डर का चार्ज लगा दिया, किस चीज़ का चार्ज लगा दिया, मर्डर का चार्ज लगा दिया, तो मर्डर का चार्ज आपका फौजदारी में हो जाता है। और सपोज हाई कोर्ट ने आपको सुना दिया कि आप ही मर्डरर है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 132 फॉलो करना पड़ेगा, यानी अपील करना पड़ेगा। साथ ही आपको भेजा जाएगा 134 के तहत, यानी ये तीनों चीज़ें एक ही है। 132 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, दूसरा कहता है कि सिविल मामले में अपील कर सकते हैं, तीसरा कहता है कि आप सेशन मामले में अपील कर सकते हैं। ये अपील का अधिकार समझ में आ गया सर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? हो गया? पीएम अगर मर्डर कर रहा है तो क्या होगा भाई? पीएम डायरेक्ट मर्डर थोड़ी करता है, दूसरे से करवा देता है। आप लोग अजब बात करते हैं। प्रधानमंत्री को फुर्सत मिलता है मर्डर करने का। पीडीएफ डाल दिया गया है बाबू, क्लास खत्म होने के बाद दिखेगा, 1.5-2 घंटे बाद, ठीक है? आगे देखते हैं लोग। ये हो गया आपका सेशन कोर्ट। इसके अलावा अपील में एक और चीज़ें कही गई है, फेडरल न्यायालय की। अब ये फेडरल न्यायालय क्या होता है? 36 में आपका 35 देख लिए लोग, 35-36 फेडरल न्यायालय नहीं समझ रहे? देखिए ये 35 किसी काम का नहीं है। फेडरल न्यायालय, फेडरल न्यायालय ये, और इसमें अन्य मामले। चलिए ध्यान से देखिए। अब ये फेडरल न्यायालय क्या है? हमारे यहाँ कई तरह के न्यायालय होते हैं। हमारे यहाँ कई तरह के क्या होते हैं सर? न्यायालय होते हैं सर। जैसे डीएम जब बैठता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका अपना कोर्ट होता है, वो वहाँ बैठ के वो फैसले सुना देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बिजली विभाग का सेटलमेंट अलग होता है। तो फिर मतलब भारत में अगर कोई और भी न्यायालय है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावे, तो इसके भी फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये उतना ही इम्पोर्टेंट मामला नहीं है। 36 में कहता है कि जब तक संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना देती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में अपील को ग्रहण कर सकता है, भले वो इस संविधान में लिखा है या नहीं है। तो आपको पता चल गया ये 35 और 36 किसी काम का नहीं है। मेन आपके काम का यही 3 ठो है। समझ में आ गया? सबसे पहले अपील, अपील के बाद सिविल मामले में अपील, और उसके बाद सेशन मामले में अपील। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? ये नहीं पढ़िए, आपको ये किसी काम का नहीं है, हम बता दिए हैं। फेडरल न्यायालय मतलब और कोई ऐसा न्यायालय है जहाँ से आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर अपील कर सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। आगे बढ़े। फिर आ गया मेरा मोबाइल वीवो का है, प्ले नहीं हो रहा है, फेंक दो मोबाइल, बेवकूफ़ कहीं का। हम यहाँ पढ़ाना छोड़ के तोरा मोबाइल में प्ले करना सिखाएंगे। तू लोग के लिए ऑनलाइन नहीं है, खटिया बैठ के पढ़ो, ऑफलाइन खुलने का इंतजार करो। जब कोरोना खत्म होगा, अभी सेकंड फेज आ रहा है कोरोना का, हो सके तो फिर नियम कानून लग जाएगा। दिल्ली में देख रहे हो सेकंड फेज आ गया। यहाँ पे इनका वीवो का मोबाइल नया का लेने नहीं चल रहा है, हम क्या करें? नहीं चल रहा है तो फेंक दे बाबू, दूसरा मोबाइल ले लो पुरन के, वो एप्लीकेशन नहीं चल रहा है इनसे। इतना लड़का पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इनके एप्लीकेशन में दिक्कत हो रहा है। यहाँ अपील समझ में आ गया? देखिए कैसे याद रखिएगा, 131 तक तो आपको याद ही है। ये क्या चीज़ है भाई? आरंभिक अधिकार। ये तीनों साथ में याद रखिएगा, 132, 133, 134, ये हो गया। ये देखिए 132, 33 और 34। 32 में क्या है कि भैया आप अपील कर सकते हैं। अब अपील भी 2 टाइप का, एक आप दीवानी यानी पैसा से रिलेटेड मामले में अपील कर सकते हैं, दूसरा फौजदारी में अपील कर सकते हैं। किसी को दिक्कत?
35 में किसी और कोर्ट का भी कर सकते हैं। 36 में क्या है कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले पे क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 ये बहुत जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू की बात किया गया है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या चीज होता है, न्यायालय जो है अपना पुनरावलोकन यानी रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू को किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू क्या चीज होते हैं, अपने फैसले को बदल देना है। किसान बिल पारित हो गया रे बबुआ, भयानक विरोध हुआ था उसका। आगे देखिए, किसी को कोई दिक्कत? रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले को चेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ही बदल सकती है। इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू। अपने फैसले को वो चेंज कर सकती है। जैसे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो था वो किसी मामले में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्मा में कह दिया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि गोलकनाथ के मुकदमे में केशवानंद भारती में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने वर्डिक्ट यानी अपने फैसले को चेंज कर सकता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, ये अमेरिका के संविधान से लाया गया है। हम लोग इस शक्ति को कहाँ से लेके आए हैं, अमेरिका के संविधान से लेकर आए हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता, आराम से कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खान सर को जेल भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खान सर को कहाँ भेज दिया, जेल भेज दिया, 10 साल जेल की सजा सुना दिया। मेरा वकील सुप्रीम कोर्ट में फिर से क्या डालेगा, रिव्यू डालेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना भैया हमसे गलती हो गया, खान सर को क्या कर दीजिए, जेल से बाहर निकाल दीजिए। तो वो अपने फैसले को बदल दिया, अपील थोड़ी किया गया। मिनर्मा बिल अभी हम क्या बोल दिए भाई, बेरूबरी बोल दिए क्या, बेरूबरी मामले में देखिए, बेरूबरी एक केस था, बेरूबरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि हमारा जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग ही नहीं है। लेकिन केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। तो बताइए ना, एक मुकदमे में कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और दूसरे मुकदमे में कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने किसी भी फैसले को चाहे तो वो बदल सकती है, जब चाहे तब। अब इसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, अपने ही फैसले को बदल देना। अब एक और चीज इसमें कंफ्यूजन होता है, अब इतना तो समझ में आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल देती है। इसी को क्या कहा, 137, ये अमेरिका से लाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है जो आप फंस जाते हैं, हालांकि हम आपको पढ़ा दिए हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 कहता है रीजस्टिफिकेशन, रिव्यू नहीं कर रहा है, रीजस्टिफिकेशन। ये न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा है। ये दोनों में अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को चेंज करता है। यहां सुप्रीम कोर्ट अपना जो ऑर्डर दिया है उसे लगता है कि नहीं, हमने से पहले जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर गलत था,
अब सुधार देते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को रद्द कर देता है। तो जब संसद द्वारा बनाए गए या पुराने किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द करती है तो उसे रीजस्टिफिकेशन यानी न्यायिक समीक्षा कहते हैं। जैसे इंस्टेंट 3 तलाक खत्म कर दिया गया, इंस्टेंट 3 तलाक को रीजस्टिफिकेशन के तहत खत्म किया गया है, न्यायिक समीक्षा के तहत क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। तो संसद अगर कोई गलत कानून बना देती है जो संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। संसद ऐसे कानून को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। रीजस्टिफिकेशन न्यायिक समीक्षा, संसद ऐसे कानून को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। जैसे 3 तलाक, लेकिन दोनों में एक शर्त है कि जो जज होने चाहिए, दोनों में क्या होने चाहिए, जो जज होने चाहिए उनकी मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी हो सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, केशवानंद, इसमें 13 गो जज थे सब, एक के मामला को 13 जज सुन रहा था सब। गोलकनाथ मामला, ये एक के मामले को 9 गो जज सुन रहा था सब। ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच है। बेंच जजों की समूह को क्या कहा जाता है, बेंच कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलती है 137 के तहत, जिसे रिव्यू या पुनरावलोकन कहते हैं। संसद के किसी कानून को रद्द कर देती है या पुराने कानून को, रीजस्टिफिकेशन न्यायिक समीक्षा को। इन दोनों ही मामले में, चाहे वो न्यायिक समीक्षा हो चाहे वो न्यायिक पुनरावलोकन हो, इन दोनों ही मामले में सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 जजेज का होना अति आवश्यक है। ये 5 जज से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। किसी भी संवैधानिक मामला में, कोई संवैधानिक मामला भी रहेगा ना तो भी 5 जज होने चाहिए। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में कितने जज, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में कितने जज, 5 जज। कितने जज, 5 जज। किसी को कोई दिक्कत नहीं, 5 जज। सबसे बड़ा जजों की खंडपीठ या न्यायिक बेंच कौन सी थी, केशवानंद भारती में। ये आगे पढ़ना है कि मुकदमे में क्या क्या हुए थे, केशवानंद में क्या था, किस में क्या था। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आगे बढ़ जाना। चलिए, तो केशवानंद समझ गए, गोलकनाथ समझ गए। आर्टिकल कितना समझ में आ गया आपको, 37 समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझ में आ रहा है आप लोग को। 124 से सुप्रीम कोर्ट क्या है, शुरू है। एक 124 में क्या है बाबू, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124, वेतन 125, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126, एडवोक जज 127, रिटायर्ड जज 128, अभिलेख न्यायालय 29, किसी को दिक्कत। आगे बढ़े, स्थान 30, ये क्या नाम है आपका, प्रारंभिक अधिकार 131, अपील 32, सिविल अपील 33, आपका सेशन अपील 34, 35 36 किसी काम का नहीं। 37 क्या है, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू और रीजस्टिफिकेशन क्या चाइनीज भाषा है, बोलता है कि अंग्रेजी में बताइए। सीबीएसई वाला और नौटंकी। रिव्यू मतलब क्या चीज, आपको चाइनीज लग रहा है। एक 137 तक आपको बता दिए।
एक बार दोबारा, 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 125 सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 एडहॉक जज, 128 रिटायर जज, 129 अभिलेख न्यायालय, 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, 131 प्रारंभिक अधिकार, 132 अपील, 133 दीवानी अपील, 134 सेशन अपील, 135 अन्य न्यायालय का अपील, 136 सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में अपील सुन सकता है, 136 के बाद 137 में क्या है भैया, न्यायिक पुनरावलोकन, 138 देखिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि, अधिकार में वृद्धि ये किसी काम का नहीं आर्टिकल। देखिए ऐसे कभी कभी मामले आ जाते हैं ना जो सुप्रीम कोर्ट पहले संविधान में था ही नहीं, तो ऐसे मामले जो संविधान में नहीं था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि है। अगर इसके अधिकार को रोकना है तो संसद को एक कानून बनाना पड़ेगा। संसद को क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका संसद के अधिकारिता। 139 ये पढ़ा दिए आपको। कितने लोग बता सकते हैं आर्टिकल 139 में क्या है? आर्टिकल 139 में क्या है? आर्टिकल 39 पढ़ा दिए हैं। रीट निकालना, वेरी गुड। रीट निकालना, रीट कितने प्रकार का था? 5 प्रकार का। हम आपको बताए थे कि रीट निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से भी सेम रीट निकालती है और आर्टिकल 339 के तहत भी सेम रीट निकालती है। दोनों के तहत सेम रीट निकालती है। अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो वो यहाँ से रीट निकलवाएगा, लेकिन अगर उसे मूल अधिकार के अलावे अन्य किसी मामले पर रीट निकालना है तो वो 139 से निकलवाएगा। जिनको रीट नहीं पता है वो प्रीवियस क्लास नहीं किए हैं, इसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी आपको रीट के बारे में पढ़ा दिए हैं। तो ये रीट के बारे में तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े तो बताइए 139 में किसकी चर्चा है? रीट की चर्चा है। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। रीट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर हमें मूल अधिकार से संबंधित कोई रीट निकलवाना है तो 32 के तहत, मूल अधिकार के अलावे अगर कोई रीट निकालना है तो वो एक 139 के तहत रीट निकलेगा। तो ये रीट की चर्चा इसमें हो गई। सुप्रीम कोर्ट को कल ख़त्म कर देंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। कल सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक फिनिश हो जाएगा और कल CAG बताएंगे। CAG जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको एक बार रिवाइज कराएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही।